गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो अम्ल, भस्म और लवण के बारे में, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे की प्रक्रिया जहाँ तक पढ़े थे। तुम्हारा इससे पहले ये समझना है कि रीडिंग प्रक्रिया का जो वीडियो आप लोग देखते हैं उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ रीडिंग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो यह वीडियो का जो जितना दूर तक पढ़ाया हुआ है उसको देखना है और फिर एक बार पढ़ना है। अर्थात रीडिंग का वीडियो देखने से पहले खुद पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको वीडियो देखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रीडिंग फिर से करना है और समझना है। और उसके रिलेटेड जो कुछ सवाल होता है उसको थोड़ा सा कोशिश करना है अपने से सेल्फ बनाने का। उसके बाद हम लोग जब आंसर भेजेंगे तो आप उसको सॉल्यूशन लिख लीजिए। ओके। और जो याद करने मिल रहा है प्रारूप से उसको भी आपको याद करना ही है। ठीक है। ओके। आगे हम लोग पढ़ते हैं अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। अम्ल और भस्म का जल के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, देखते हैं। अम्ल को जल से घुलाने पर उष्मा उत्पन्न होता है। जब अम्ल को हम लोग जल के साथ घुलाते हैं तो क्या उत्पन्न होगा, उष्मा, हीट, टेम्परेचर, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल तथा जल के बीच अभिक्रिया होती है। इससे हमको पता चलता है क्या, कि जल और अम्ल के बीच में क्या हो रहा है, कुछ न कुछ अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, देखते हैं। एक थर्मामीटर के बल्ब को जल में डुबाएं तथा भीगे हुए थर्मामीटर के बल्ब को HCl गैस से भरे जार में ले जाएं। मतलब बोला एक थर्मामीटर के बल्ब को जो आगे निकला रहता है उसको जल में डुबाएं और भीगे हुए थर्मामीटर के बल्ब को HCl गैस से भरे जार में ले जाएं। और वो जो भीगा हुआ है उसको HCl गैस का जो जार जिसमें रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें ले जाएंगे। थर्मामीटर में पारा उठने लगता है, जैसे ले जाएंगे तो क्या होगा, उसका पारा उठने लगेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि HCl गैस जल में निम्न रूप से आयनित होकर उष्मा उत्पन्न प्रदान कर देती है। मतलब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो गैस जिसका है वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या हमको दे रहा है, वो आयनित हो रहा है। और आयनित होकर क्या दे रहा है, उष्मा। तो यही बात यहाँ बोल रहा है। HCl इसका रिएक्शन दिखाया है कि HCl प्लस H2O अभिक्रिया किया, क्या बना, H3O, है ना। और साथ में क्लोरीन निकला और उष्मा भी निकला। इसी प्रकार अन्य अम्ल भी जल में आयनित होकर उष्मा प्रदान करता है। इसी तरह से और भी चीज जो है, अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराए दूसरा अम्ल के साथ भी तो वो भी उष्मा देगा, HNO3। ठीक है। जब H2O जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो भी H3O देगा और NO3, है ना, क्या करेगा, अलग करेगा। ठीक उसी ढंग से H2SO4 भी H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो H3O देगा और SO4 देगा, साथ में उष्मा भी निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखे सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4 को जल के साथ मिश्रित करने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है। अगर हम इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगा, जिससे अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है। और इससे देखेंगे क्या, अम्ल जो है बाहर छलक कर आ जाता है तथा पूरक नली में अत्यधिक उष्मा से टूट जाती है। कभी कभी क्या होगा, ज्यादा उष्मा उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। अतः सांद्र H2SO4 अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है। कहने का मतलब है यह बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और उससे बहुत नुकसान होगा, इसलिए क्या होगा, इसको क्या किया जाता है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल कभी नहीं डाला जाता। कहने का मतलब यह हुआ कि पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डाला जाता है। बात समझ में आ गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की छोटी गोली को जल में मिश्रित करने पर उष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का छोटा छोटा गोली को अगर हम डालते हैं जल में तो क्या होगा, वह मिश्रित होने पर उष्मा देगा और साथ में क्या देगा हमको, सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग करेगा। वही चीज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, वही चीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करेंगे तो सेम चीज होगा, कैल्शियम निकलेगा और पोटेशियम निकलेगा, साथ ही साथ OH हाइड्रोक्साइड निकलेगा और उष्मा देगा। अम्ल तथा भस्म की शक्तियां, अब लोग देखेंगे अम्ल और भस्म का क्या शक्ति है। ठीक है।
अम्ल तथा भस्म की सक्रियता को बताने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रबल, दुर्बल, सांद्र तथा तनु प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। दुर्बल अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होकर बहुत कम हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। सांद्र अम्ल में अम्ल की अधिक मात्रा जल की अल्प मात्रा में घुल जाती है। यहाँ क्या बोल रहा है? अम्ल और भस्म की सक्रियता को बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रबल, दुर्बल, सांद्र, तनु। प्रबल, दुर्बल, दोनों में रिलेशन आराम से तुम समझ रहे होगे। प्रबल मतलब बहुत अच्छा, जो काम अच्छा से कर सकता है, जिसमें ज्यादा काम होने का क्रिया है। दुर्बल मतलब कमजोर है। सांद्र का मतलब हो गया पानी वाला, सूखा, और तनु का मतलब हो गया तुम्हारा घुला हुआ। ठीक है, तो प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः, प्रबल मतलब बताए बहुत आराम से जो मिल सकता है या कुछ भी ढंग से उसमें शक्ति है, कैपेसिटी है। तो प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जब अम्ल में घुलेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। दुर्बल अम्ल जल में आंशिक रूप में आयनित होता है और जल में वो जल्दी से घुलेगा नहीं, थोड़ा सा मात्रा में घुलेगा और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। समझ में आ गया बात? प्रबल क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। और दुर्बल अम्ल क्या देगा? तो हमको कम हाइड्रोजन आयन देगा। सांद्र अम्ल में अम्ल की अधिक मात्रा जल की अल्प मात्रा में घुली होती है। सांद्र अम्ल जो रहेगा उसमें क्या होगा? तो जल का बहुत कम मात्रा घुला होता है और जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के संतृप्त विलयन को सांद्र HCl कहा जाता है। इसलिए जल में जब HCl का संतृप्त विलयन, संतृप्त का मतलब पूरा घुलना, तो घुला हुआ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सांद्र HCl कहा जाता है। परंतु ये सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 तथा सांद्र CH3COH शुद्ध रूप में होते हैं। जब मान लो यहाँ गैस के रूप में रहता है तो उसको संतृप्त करते हैं HCl को, और H2SO4 को, HNO3 को, CH3COH को, ये सब को हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र के रूप में कहेंगे। कब? जब ये अल्प मात्रा में, इसके साथ जल इसमें थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, इसमें जल नहीं होता है। शुद्ध रूप में इसमें क्या नहीं रहता है? सांद्र रूप में जल नहीं रहता। जबकि HCl में क्या होता है? जल कैसा रहता है? गैस के रूप में रहता है। तनु अम्ल में अम्ल की अल्प मात्रा अधिक जल में घुली होती है। तनु मतलब बताए थे कि उसमें जल रहेगा, जल की मात्रा अल्प मात्रा में घुली हुई रहती है। अम्ल पीत में 1% से भी कम सांद्रण का HCl अम्ल होता है। अम्ल पीत, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, में लगभग कितना बोल रहा है? 1% से भी कम हमारा जो है जल का सांद्रण होता है, का HCl अम्ल होता है। अतः इस सांद्रण को HCl अम्ल पेट में नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए जो हम लोग का गैस्ट्रिक एसिड होता है वो HCl के रूप में रहता है, लगभग 1% के रूप में पानी के साथ घुला हुआ, जो हमारे पेट में नुकसान नहीं पहुंचाता। जब 5% HCl नुकसान पहुंचा सकता है, अगर 5% हो जाएगा तो नुकसान देगा। दूसरी तरफ 5% CH3COH जो हमारा है का आंतरिक उपयोग सुरक्षित होता है। मतलब जो सिरका जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, CH3COH जो हमारा खट्टा के रूप में रहेगा, तो वह जो है तुम्हारा 5% हमारे लिए आंतरिक रूप से सुरक्षित है अंदर में। दोनों अम्लों का सांद्रण समान होते हुए भी HCl अम्ल की शक्ति एसिटिक अम्ल की तुलना में कई गुना अधिक होता है। मतलब HCl जो अम्ल है वह और एसिटिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं CH3COH जो है वह उससे ज्यादा खतरनाक, मतलब पावर जिसका ज्यादा है, किसका? HCl का। क्योंकि दोनों का 5% होने से हमारे आंतरिक रूप में HCl 5% होने से खतरनाक हो सकता है और एसिटिक एसिड हमारा खतरनाक नहीं हो सकता। बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक बनाने में होता है। बोरिक एसिड जो होता है वो एक क्या है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल मतलब बताए थे कमजोर, जिसका उपयोग किस लिए होता है? एंटीसेप्टिक बनाने में। एंटीसेप्टिक, एंटी का मतलब हो गया यहाँ पे क्या? उसका विरुद्ध, और सेप्टिक जिस चीज के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक ले रहे हैं, ठीक है,
उसका ये सेप्टिक करेगा वो, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग घाव में हो जाता है तो उसको सूखने के लिए एंटीसेप्टिक लेते हैं, तो वही बोल रहा है एंटीसेप्टिक बनाने में होता है। प्रबल अम्ल H2SO4 त्वचा को जला देता है। अगर मान लो प्रबल अम्ल लेते हैं H2SO4 का, तो हमारे त्वचा में लगते ही हमारा त्वचा जल जाएगा। और शांत H2SO4 जब त्वचा पर गिर जाए तो सर्वप्रथम पर्याप्त जल द्वारा त्वचा को धोकर दुर्बल भस्म के विलयन द्वारा अम्ल के प्रभाव को उदासीन किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर सांद्र H2SO4 लेते हैं और अगर हमारा त्वचा पर गिरता है तो हम उसको जल द्वारा त्वचा को धो देंगे और उसके बाद दुर्बल कोई भी भस्म को, मान लो टूथपेस्ट है या कुछ भी है, उसको लगाएंगे तो हमारा वहां पे वो सब काम ठीक हो जाएगा। ये समझ में आया बात कि प्रबल और दुर्बल और तुम्हारा सांद्र और तनु में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच तथा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। अम्ल तथा भस्म कितने प्रबल हैं उसको जानेंगे कैसे, ठीक है। साधारण सूचक द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान तो हो जाती है, लेकिन यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि अम्ल या भस्म कितना प्रबल है। अम्ल की शक्ति उसके H+ आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अतः किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करता है। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन यानी 1909 में एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। एक नाम है वैज्ञानिक का जिसका नाम है सोरेनसन, जो 1909 में एक स्केल का खोज किया जिसके द्वारा अम्ल उदासीन है या ज्यादा अम्लीयता है या कम अम्लीयता है उसमें या क्षारीयता गुण है, यह जानने के लिए एक स्केल दिया जिसका नाम सोरेनसन ने रखा पीएच स्केल। पीएच प्रतीक यानी सिंबल में पी की व्युत्पत्ति शब्द पोटेंज से हुई जिसका अर्थ शक्ति होता है। इस प्रकार पीएच का मान विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। पीएच का मान हमको क्या देता है भाई, तो एक हाइड्रोजन आयन का शक्ति के रूप में देता है। किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। लघुगणक मिलेंगे तो माइनस में आएगा। देखो पीएच बराबर क्या दिया, -log H+। H क्या है, H यानी हाइड्रोजन की सांद्रता वाला मोलरता रहेगा। अगर हम उसका माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/H, ठीक है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 1 गुना 10⁻⁷ होता है। तो जल का पीएच मान अगर हम इस पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो -7 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 हमारा स्केल मतलब उसमें अम्लीयता भी नहीं है और क्षारीयता भी नहीं है, ठीक है। यानी वह अम्ल के रूप में उदासीन है, क्षार के रूप में भी उदासीन है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जल को पीते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा शुद्ध जल का पीएच मान पे कितनी माप होती है, तो क्या लिखोगे, 7। पीएच स्केल से स्पष्ट है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। अगर मान लो किसी घोल का विलयन का पीएच स्केल पे देखने पे 5 आता है, दैट मीन्स वह गुण क्या है, अम्लीयता है। और अगर 8 आता है तो वह क्षारीय है, और अगर 7 आता है वो उदासीन है अर्थात वो जल है। समझ में आ रहा बात, यही चीज यहाँ बताया है। उदाहरण के लिए पीएच मान 1 उच्च अम्लीय का दर्शाता है, पीएच 3 उससे कम अम्लीय को दर्शाता है, पीएच 6 बहुत कम अम्लीयता को दर्शाता है, पीएच का मान 7 से अधिक विलयन की क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच मान 7 से अधिक जो भी रहेगा वो क्षार को दिखाएगा। किसी विलयन के पीएच का निर्धारण यूनिवर्सल सूचक द्वारा किया जाता है। पीएच विभिन्न पीएच के विलयन यूनिवर्सल सूचक में विभिन्न रंग परिवर्तन दर्शाते हैं, अलग अलग रूप के रंग को दर्शाते हैं हम लोगों को। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कुछ सामान्य विलयकों का पीएच मान अम्ल पित्त का 1.0 है, नींबू के रस का पीएच मान 2.0 है, सिरका जिसको हम लोग अचार वगैरह भी करते हैं, है ना, 3.0 है, टमाटर का रस का 4.0 है, अम्ल वर्षा 5.6 है, पेशाब का 6.0 है, दूध का 6.5 है, शुद्ध जल का 7.0 है, खून का 7.4 है, ये क्षारीय है ना, चूना जल का 11.0 ये भी क्षारीय है। इस तरह से हम लोग देखे और इसको याद कर लेना है। अगर हम किसी दिन टेस्ट लेंगे तो इसमें ये चीज देंगे, ठीक है, कि इसका पीएच मान कितना है।
तो बोलोगे सर कहाँ से दे दिए, ये बात जान लो, रीडिंग जो भी हो रहा है उसके बीच से कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था, प्रकृति के द्वारा जो उदासीनीकरण होता है उसकी क्या व्यवस्था देखो। नेटल कई स्थानिक नामों से जाने जाते हैं, विच्छुति, उर्कुसी आदि। नेटल जो एक चीज है इसका नाम लोकल के रूप में, या कहो कि जनरल लोग जो अपने मतलब स्थानीय स्तर पर उसका नाम कुछ अलग अलग रखते हैं। जैसे कहीं पे विच्छुत्ती, कहीं पे कहते हैं उर्कुसी। देखो आप उसी के बारे में। नेटल एक झाड़ी में उगने वाला पौधा होता है। नेटल क्या है? झाड़ी में उगने वाला एक पौधा होता है। इसके पत्तों में डसने वाली रोएं होती है। इसके पत्तों में क्या होता है? डसने वाला रोए होता है, जिसको अचानक छू जाने से चमड़े में खुजली होती है। चमड़े में क्या होगी? खुजली। यह खुजली रोए द्वारा मेथनोइक अम्ल के स्राव से होती है। खुजली कैसे होगा? तो रोआ जो उस पत्ता में लगा हुआ है उसमें क्या लगा हुआ है? मेथनोइक अम्ल, जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, के स्राव से होता है, उसी के स्राव होता है। इस खुजली के उपचार हेतु डाक पौधा है ना के पत्तों को खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है। डाक पौधे में नेटल पौधों के नजदीक ही उगते हैं। डाक पौधों में पत्ते रगड़ने से खुजली दूर होती है। डाक पौधे के पत्तों को अगर हम रगड़ देंगे वहां पे तो क्या होगा? वो खुजली समाप्त हो जाएगा, अर्थात वो अम्ल जो है वो उदासीन कर देगा, है ना। इसका मतलब वो क्षार है डाक पत्ता में। अच्छा, अब आते हैं लवण। अभी हम लोग पढ़े किसके बारे में? भस्म और लवण के बारे में। भस्म और अम्ल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे लवण। अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवणों तथा जल बनते हैं। जब भी अभिक्रिया होगा भस्म और अम्ल तो क्या अब निकलेगा? हमको साथ में लवण निकलेगा, है ना। तो वो उसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे HCl यानी वो एक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH हमारा क्या है? भस्म। तो दोनों जब रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या निकलेगा? NaCl जो एक लवण है ना, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक भी कहते हैं, और H2O अर्थात जल। इसी तरह H2SO4 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा NOH से तो हमारा NaHS4 दे देगा, सोडियम हाइड्रोसल्फेट दे देगा और साथ में जल देगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल अगर मान लो 2 NOH से अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या देगा? ये सोडियम बाइसल्फेट दिया था, अब देगा सोडियम सल्फेट, ठीक है, और साथ में जल देगा। तो लवण में 2 मूलक विद्यमान होते हैं। मूलक 2 गो रहेगा ही। एक मूलक भस्म से रहेगा और प्राप्त हुआ जिसे भास्मिक मूलक कहते हैं। भास्मिक मूलक धन आवेशित होता है। भास्मिक मूलक क्या होता है? धन आवेशित। दूसरा मूलक अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दूसरा मूलक जो होगा अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन के बाद प्राप्त होगा, जिन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग? अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक ऋण आवेशित होता है। अम्लीय मूलक क्या होगा? ऋण आवेशित, मतलब इसमें माइनस मार्क रहेगा। और सोडियम क्लोराइड में हमारा जो है वह सोडियम आयन भास्मिक मूलक तथा सोडियम तथा क्लोराइड आयन अम्लीय मूलक के रूप में रहता है। मतलब यहाँ पे जैसे मान लो HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो HCl का Cl ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम ले लिया। उसी तरह SO4 से H2SO4 से SO4 ले लिया और इधर से Na ले लिया। इसी तरह से इसका कुछ अम्लीय भाग से रहता है, कुछ क्षारीय भाग से रहता है। लवणों के नामकरण। लवणों में उपस्थित समान भास्मिक मूलक तथा समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों के नामांकरण किए जाते हैं। NaCl तथा Na2SO4 में समान भास्मिक मूलक सोडियम आयन है। दोनों में सोडियम है। इन लवणों को सोडियम लवण कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? दोनों में कॉमन क्या है? सोडियम, इसलिए इसका नाम पड़ेगा सोडियम लवण। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में समान अम्लीय मूलक क्लोराइड Cl है, अतः इन लवणों को क्लोराइड लवण कहते हैं। इसमें दोनों में कॉमन क्या है? क्लोराइड, इसलिए इसको नाम रखेंगे क्या? क्लोराइड लवण। लवणों का वर्गीकरण। सामान्यतः लवणों को निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा जाता है। सामान्य लवण, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते सामान्य लवण कहलाते हैं। मतलब जिस लवण में विस्थापन योग्य यानी जगह छोड़ने वाला चीज हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होगा, मतलब ना हाइड्रोजन है ना हाइड्रोक्सिल का कोई समूह है, तो उस लवण को क्या कहते हैं? सामान्य लवण। जैसे
NaCl, KCl, Na2SO4, तो NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, KNO3CSO4, NH4CO। सामान्य लवण, ये सामान्य लवण क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है या हाइड्रोक्सिल नहीं है। अम्लीय लवण, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। बोला किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापन योग्य हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि छोड़ने वाला, निकलने वाला जो भी हाइड्रोजन होगा, परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जो भी बनेगा वह लवण क्या कहेंगे? अम्लीय लवण। दूसरे शब्द में वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के पूर्ण या अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। जो भी यहाँ पे बोल रहा है कि भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण मतलब पूरा पूर्ण नहीं हो, उसमें उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है, उसको क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। जैसे H2SO4 जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? सोडियम बाइसल्फेट। NaHO4 बन रहा है, साथ में H2 दे रहा है। अम्लीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। सोडियम बाइसल्फेट में एक सक्रिय तथा विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एकदम छोटा है या कहो विस्थापनशील है, मतलब वो हट सकता है। दूसरा है Na3PH4, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या? NH2PO4। इसमें प्लस जल अलग से हो रहा है तो प्राप्त सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में अभी भी 2 विस्थापनशील हाइड्रोजन है तथा यह लवण पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है। और यह भी जो अभिक्रिया कर क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यह जब अभिक्रिया कराएगा डाइहाइड्रोक्साइड फॉस्फेट किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से, तो क्या बनाएगा हमको? सोडियम, वही चीज हमको फिर से देगा, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और साथ में जल देगा। तो भास्मिक लवण वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। बोल रहा है यहाँ पे भास्मिक लवण में क्या कि वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल रहेगा तो अब क्या होगा? अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर क्या होगा हमारा? वह भास्मिक लवण ही प्रदान करेगा। जैसे PbOH2 जब अभिक्रिया करेगा HNO3 से तो क्या देगा? भास्मिक लवण यानी भास्मिक लेड नाइट्रेट देगा, PbOHNO3 और साथ में जल अलग होगा। तो PbOH2 जो हमारा है में उपस्थित 2 हाइड्रोक्सिल समूह में एक हाइड्रोक्सिल समूह नाइट्रिक अम्ल द्वारा जो HNO3 के साथ अभिक्रिया कराया था के द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लेड नाइट्रेट बनाता है। फिर से अभिक्रिया जब उसे करेगा तो भास्मिक लेड नाइट्रेट हमको देगा। इन लवणों में भस्म के गुण के साथ लवण के गुण भी पाए। इसमें क्या होता है? भस्म का भी गुण है और लवण का भी गुण है। BaOHCl, BiOH2Cl, MgOHCl, CaOHCl आदि भास्मिक लवण के कुछ अन्य उदाहरण। ये सब क्या है? भास्मिक लवण, मतलब जिसमें भस्म का भी गुण है और अम्ल का भी गुण है, ये दोनों गुण हमारा मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे लवण के गुण अगले क्लास में। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि ये जो रीडिंग है इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, आपको सारा बात आएगा याद। साथ में कुछ यहाँ पे जो दिया हुआ रिएक्शन है इसको कॉपी में लिखेंगे और उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे ताकि तुमको अन्य जगह पे ये आए जिसको पढ़ने में तुमको सुविधा। ठीक है, कुछ के जगह पे नाम लिखा हुआ है, कुछ जगह पे हम वीडियो में बोले हैं उसका नाम, तो वह सबसे तुमको ये नाम मिल जाएगा कि क्या इसको कहते हैं। और ऐसे भी साधारण नाम है, कोई ज्यादा हार्ड वाला चीज नहीं है, उसको पढ़ना है रिएक्शन को। साथ ही साथ तुमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर को बनाना है। और जो हम प्रत्येक दिन बोलते हैं कि माँ पिताजी को प्रत्येक दिन प्रणाम करना है और उनको रिस्पेक्ट भी करना है।
ठीक है, ओके बाय।